understand what are the society dues. So they are charges levied by the housing society for the services. तो जब एक सोसाइटी फॉर्म हुई है, लोगों ने फ्लैट्स परचेज किए हैं, लोग रहने को आ गए हैं, लोगों को सर्विसेज चाहिए अलग अलग प्रकार के, तो एज यू नो सर्विसेज फ्री तो आती नहीं है. तो उस सर्विसेज के प्रति जो पैसा खर्च होने वाला है, वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा मेंबरशिप निकालेंगे. तो ये पैसा जो आप निकालोगे उसको नाम दिया गया सोसाइटी ड्यूज. तो आप उस सर्विसेज के एवज में जो सोसाइटी को पैसा दोगे, दोज आर ड्यूज फ्रॉम योर साइड टुवर्ड्स द मेंटेनेंस चार्जेस ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी. सो द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इज अ बॉडी which looks after the welfare of its members and maintenance of the common area and the surrounding areas of the building. You will agree with this? तो वहाँ एक बॉडी बनाई जाती है जिसका काम है सोसाइटी का वेलफेयर का मतलब ध्यान रखना और जो भी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करना, और उसके लिए जो खर्चा होता है वो एज मेंटेनेंस लोगों से लेना. फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दीज एरियाज द सोसाइटी लेवीज certain charges to its members which are enlisted in the model bylaws, particularly in 65 to 69. तो किस प्रकार के आपसे चार्जेस लिए जाते हैं, किस वजह से लिए जाते हैं, इसका सारा लेखा जोखा इफ यू रीड बायलॉ नंबर 65 to 69, it will tell you exactly what kind of dues are there. So I am now placing before you what the bylaw number 65 says. It is basically telling you the composition of charges levied by the society. यहाँ पे अगर आपने देखा होगा bylaw number 65 subsection 7, it says service charges. Service charges is again going to be another chunk of lot of charges put together. Now these charges जो आप देख रहे हो, these are all specific charges which are there, and every member is expected to pay towards the bills that are raised against their account on charges which are pertaining to this group that I have just now discussed with you. Now charges levied by housing society as per bylaw number 66, उसका ब्रेकअप क्या है वो समझना चाहते हैं. सर्विस चार्जेस ऑफ द सोसाइटी वो क्या है? तो इट इज सैलरीज ऑफ द ऑफिस स्टाफ, लिफ्टमैन, वॉचमैन, मालीज एंड एनी अदर एम्प्लॉइज ऑफ द सोसाइटी वेयर द सोसाइटी हैज एन इंडिपेंडेंट ऑफिस, देन उस ऑफिस का प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वाटर चार्जेस, सोसाइटी का जो कामकाज होने वाला है उसका प्रिंटिंग, स्टेशनरी एंड पोस्टेज चार्जेस. अगर आपने देखा है कि वो डी में लिखा है हमने ट्रैवलिंग अलाउंस एंड कन्वेंस चार्जेस टू द स्टाफ एंड द मेंबर्स ऑफ द कमिटी. सो एज पर द बायलॉज कमिटी मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर चार्जिंग ट्रैवलिंग अलाउंस एंड कन्वेंस चार्जेस. और जो भी स्टाफ है मतलब उनका मैनेजर है, उनका अकाउंटेंट है, उनका लीगल कंसल्टेंट है, तो उनको भी दे सकते हैं. लेकिन लेट मी शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू. No society people actually take these charges because सबको पता है कि एक ऑनररी जॉब कर रहे हैं और जो स्टाफ रखा है उनको उनके अलाउंसेस में वो सब ऐड करके सैलरी बनाई जाती है. सो जनरली दिस इज नॉट देयर. एट द सेम टाइम सिटिंग फीस कैन बी पेड टू द मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमिटी. मतलब जो लोग चुन के आए हैं कमिटी में उनको ऑनरेरियम भी चार्ज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स विच यू हैव टू डिसाइड उनको कितना देना है, क्या देना है. लेकिन जैसे मैंने कहा कि जनरली जो सोसाइटी में लोग काम कर रहे हैं वो ऑनररी बेसिस पे ही करते हैं, तो इसलिए दे डोंट एक्सपेक्ट टू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम द सोसाइटी इटसेल्फ बिकॉज सिंस दे आर स्टेइंग देयर. एंड एज आई सेड इट इज बेसिकली अ सोशल वर्क दैट यू आर डूइंग. सो जनरली पीपल डू नॉट चार्ज. बट व्हाई आई एम शोइंग यू दिस इज दैट जस्ट टू हाईलाइट टू यू दैट देयर इज प्रोविजन इन द बायलॉज. इफ they would like to take or if you would like to give, there is a provision in that. Also subscription to the education fund or the Maharashtra Rajya Sahakari Sangh. So ये जो एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है उसके प्रति आपको सब्सिडी देना अनिवार्य है. मतलब यू हैव टू पे, एक फंड निकाल के साइड में रखना पड़ता है जो आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम उनको पे करना होता है. एंड व्हेनेवर देयर इज द एजुकेशन जो ट्रेनिंग सेशन होते हैं उसमें से उसी खर्चे में से ट्रेनिंग सेशन होता है उनका. एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ द हाउसिंग फेडरेशन और एनी अदर कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट टू विच द सोसाइटी एफिलिएटेड. When the society is affiliated to any kind of federation or any kind of institution, तो उनका जो फीस है वो भी देना है. ये सारा आपको it comes under the service charges. Similarly, entrance fees for affiliation to the housing society, federation or any other corporate institutions, the audit fees for the internal, the statutory and re-auditing, the expenses incurred at meeting of the general body, the committee and the subcommittee. मतलब जब भी मीटिंग्स कंडक्ट की जाती है
उस मीटिंग का अगर कोई खर्चा, मतलब बहुत सारी सोसाइटीज तो नहीं करती है, लेकिन ऐसे हमने सोसाइटीज देखी है जहां पे प्रॉपरली स्नैक्स दिए जाते हैं। कई सोसाइटीज में लंच भी ऑर्गेनाइज किया जाता है फॉर जनरल बॉडीज। तो दैट इज अगेन डिपेंडिंग अपॉन दी सोसाइटी टू सोसाइटी हाउ टू डू इट। आज की तारीख में टावर्स में ये चलन बहुत देखने को मिला है, वेयर पीपल आर सर्व्ड स्नैक्स और फूड और whatever light snacks that are provided for attending the meeting or while the meeting is going on. Similarly, there is something known as a retainer fees or legal charges, statutory inquiry fees. However, legal charges of any dispute litigation whatsoever nature between member to member or member and a family in which society is part, such cases legal and litigation charges is charged to the respective members. About common electricity charges and any other charges approved by the general body at his building. However, such charges should not contradict the provisions of the Act, rules and bylaws. मतलब why I am saying this, एक छोटा एग्जांपल आपको देता हूं कि many a times we see lot of problems the societies are facing because of parking issues. तो पार्किंग में कई बार हमने ये देखा है कि तू मैं होती है, उसके बाद वो पार्किंग वायलेशन के लिए एक फाइन लगाया जाता है कि चलो ये अगर गलत पार्क कर रहा है तो उसको फाइन करो। अब क्या होता है, when the general body is being conducted, everybody is on fire and there is a heated argument, बहुत सारा डिबेट डिस्कशंस, बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल जाता है, एंड सडनली पीपल कम विद इसको तो आप लगाओ सर 1000 पर डे लगाओ इसको चार्जेस। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट वॉट एवर चार्जेस दैट यू आर गोइंग टू पुट, even if you try to get it approved from the general body, if those charges are in contradiction to the provisions of the Act, rules and bylaws, then such charges are not permissible. So at the heat of the moment में अगर आप ऐसा कोई चार्ज लगाने वाले हो तो that is not going to be acceptable. So you have to understand कि charges वही लगा सकते हो जो Act, rules और bylaws के फ्रेम में बढ़ता है। Then bylaw number 67A, where committee shall apportion shares of each member, which will be as follows. So आपको contribute करना है किसके लिए? प्रॉपर्टी टैक्स के लिए। उसका कैसे होगा? as fixed by the local authority. तो इसमें क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स आपके सोसाइटी के ऊपर लगाया जाता है as per the area that is occupied, उतना ही टैक्स आप लोगों से सोसाइटी जमा कर सकती है, आपको बिल कर सकती है। मतलब इट कैनॉट बी कि अगर डिपार्टमेंट से 1 लाख रुपए की इंक्वायरी आई है या टैक्स लेवी किया है तो आप 1.25 लाख लोगों से ले सकते हो। नो, वॉट एवर हैज बीन बिल्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंट उतना ही पैसा इक्वल जो भी प्रोपोर्शन में डिवाइड करके वो मेंबर्स को आपको बिल करना है। एंड प्रॉपर्टी टैक्स अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज नॉट गोइंग टू बी डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट्स, it is going to be actual whatever has been levied by the department. Similarly, water charges on the basis of total number and size of the inlet provided in each flat. But nowadays people do not follow this system. They go, the water charges are always divided equally among people because वो inlet check कौन करेगा, फिर वो कितना use करता है। Of course now we are now reaching a period where there will be meters fixed on each flat to monitor what kind of usage is going on of water, because water is a very precious commodity. Then expense on the repair and maintenance of the building of the society at the rate fixed in general body. So जब आपने सोसाइटी में फ्लैट लिया है इमीडिएटली तो रिपेयर्स निकलता नहीं है। So that is why there is a provision in the bylaw which says that you are required to generate an amount which is 0.75% of the construction cost per annum. So, जो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपका कैलकुलेट किया है उसका 0.75% आपको सोसाइटी में जमा करना है पर एनम, विच इज गोइंग टू बी गोइंग अंडर द हेड ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड। सो ये एक अलग से फंड आप तैयार करोगे जो 20-25 साल जिसके बाद आपका रिपेयरिंग आएगा तब ये एक्सपेंसेस के लिए आपको यूज करने को मिलेगा। सिमिलरली एक्सपेंस ऑन द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द लिफ्ट इंक्लूडिंग चार्जेस ऑफ रनिंग द लिफ्ट which will be equally by all the members of the building in which the lift is provided, irrespective of the flat whether they use it or no. Fact मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमने बहुत सारी सोसाइटीज में क्लैशेस देखा है कि ग्राउंड फ्लोर वाला होता है कि मैं क्यों भरूंगा लिफ्ट का पैसा, मैं तो ग्राउंड फ्लोर में तो मैं लिफ्ट इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ। कई बार हमने देखा कि देयर आर शॉपकीपर्स उसे हम सोसाइटी के लिफ्ट यूज नहीं करते। द लॉ स्टिपुलेट्स दैट इस लिफ्ट को
मेंटेन करने के लिए और चलाने के लिए जो भी खर्चा होता है, that will be divided equally among the members whether he uses the lift or he does not use it. Similarly, sinking fund as provided under bylaw number 13C, which I have already discussed with you, and service charges, if you can see it is in red, service charges are equally divided by the number of flats. So apart from your property tax, your sinking fund and your repair maintenance fund, which is charged on the square feet basis, all the other expenses put together are divided equally amongst the members, irrespective of whether they are in one bedroom hall or two bedroom or three bedroom. म्हणजेच काय की सर्व्हिस चार्जेस हे सगळ्या लोकांना द्यावे लागतात आणि इक्वल प्रपोर्शन में डिवाइड केलं जातं ते. The parking charges at the rate fixed by the general body of the society at its meeting under the bylaw number 84 and 85. If you read the bylaws, 78%, 85% पर्यंत bylaws आहेत. In these bylaws it talks about the parking. What are the rules for parking? So the charges for parking you could decide by the general body meeting, in which you will decide कि कितना parking charges लगाना है. अब ये भी जब आप डिसाइड करते हो तो प्लीज अंडरस्टैंड यू कैन नॉट चार्ज exorbitant or wrong charges. मतलब पार्किंग के लिए यू कैन नॉट से लगाओ 10,000 रुपए पर मंथ फॉर वन कार. दैट वुड बी रॉन्ग. सो दिस अगेन हैज टू बी सैट प्रॉपरली, discussed, debated, and then decided. Whatever is decided by the general body is binding on all those people who are wanting to have a parking space in the society. It could be a two-wheeler, it could be a four-wheeler, it could be a three-wheeler, whatever it is. Now, as per bylaw 67A again, interest on the delayed payment charges at the rate of 21% under the bylaw number 72 will record from the defaulter. मतलब ये जो 21% है, that is the highest amount. So society can come together and decide कि हमको 2% लगाना है, 8 लगाना है, 18 लगाना है, 20 लगाना है या 21 लगाना है. बट 21 के आगे आप नहीं जा सकते. Repayment of the installment of the loan and interest, NOC charges at the rate fixed under the bylaw number 43. NOC मतलब non-occupancy charges. Now, as these charges are already fixed by the state government of Maharashtra, as per the government circular dated 1st of August 2001. So these charges are already fixed at 10% of the service charges. So आप 8 कर सकते हो, 9 कर सकते हो, 7 कर सकते हो, लेकिन 11 या 12 या डबल नहीं कर सकते. So insurance charges basically is charged as per the built up area of each flat, provided if there is any increase. मतलब ये इंश्योरेंस चार्ज ऊपर नीचे कब हो सकता है? अगर उस बिल्डिंग में किसी फ्लैट में कोई स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ गुड्स स्टोर कर रहा है या कोई कमर्शियल पर्पस का, तो ऐसा कुछ होता है तो फिर उसके इंश्योरेंस चार्जेस में डिफरेंस आ सकता है. और डेफिनेटली ये जो भी एडिशनल बर्डन सोसाइटी पे आने वाला है वो उस फ्लैट ओनर से या उस कमर्शियल ओनर से ही वसूल किया जाता है, बिकॉज बाकी लोगों को बाहर डालने का मतलब नहीं बनता है. Lease rent, of course, the built-up area of each flat is calculated based on which the lease rent is calculated. Non-exit charge, any charge को भरना पड़ता है. Education training fund is ₹10 per flat per unit. Now this is binding on all flats, on all society members. 10 रुपए per flat आपको देना ही देना होता है. Then there is an election fund. Okay, ये election fund आपको जमा करना क्यों है? Because elections जब conduct किए जाते हैं तो उस elections conduct करने के लिए आपको एक returning officer appoint करना होता है. और उस प्रक्रिया को, मतलब उसमें स्टेशनरी यूज होती है, उसमें छोटा मोटा खर्चा होता ही है, तो जिसके लिए द सोसाइटी इज सपोज टू स्टार्ट गैदरिंग सम काइंड ऑफ इलेक्शन फंड, जो इलेक्शन के वक्त 5 साल बाद उनको यूटिलाइज कर सके, जो बहुत मिनिमम होता है बेसिकली. एंड एज आई सेड, एनी अदर चार्जेस एज मे बी डिसाइडेड बाय द जनरल बॉडी. सो जनरल बॉडी के पास अख्तियार है, लेकिन अगेन जनरल बॉडी हैज टू चार्ज ओनली विद इन द एम्बिट ऑफ द एक्ट, रूल्स एंड बायलॉज. Now 67B talks that the committee shall fix in respect of every flat the society charges on the basis laid down under bylaw number 69A. तो 68 क्या बोल रहे हैं? Repairs and maintenance charges carried by society. The following repair and maintenance of the prices of the society shall be carried out by the society at its own. मतलब ये किस लिए repair maintenance हो सकता है? For all internal roads के लिए repair कौन करेगा? सोसाइटी करेगा. Compound walls सोसाइटी करेगी. एक्सटर्नल वाटर पाइपलाइंस सोसाइटी करेगी. वाटर पाइपलाइंस सोसाइटी करेगी. वाटर स्टोरेज टैंक्स सोसाइटी करेगी. ड्रेनेज लाइंस सोसाइटी करेगी. सेप्टिक टैंक सोसाइटी करेगी. स्टेयरकेसेस सोसाइटी करेगी. टेरेस एंड पैरापेट वॉल सोसाइटी करेगी. स्ट्रक्चरल रिपेयर ऑफ रूफ ऑफ ऑल फ्लैट्स.
नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि आई पुट इट इन रेड जानबूझ के कि दिस इज वन आइटम जिसके ऊपर आज भी बहुत ज्यादा देयर इज लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड देयर इज लॉट ऑफ एम्बिग्विटी कि वेदर हर फ्लैट की छत को रिपेयर करना जरूरी है क्या. एक्चुअली द रूफ ऑफ द फ्लैट विच इज बिलो द टेरेस दैट इज अंडरस्टूड दैट सोसाइटी हैज टू टेक केयर. बट दिस इज वन थिंग विच इवन टुडे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट में फंस जाते हैं, बट लॉ बुक में लिखा हुआ है. At the same time, staircase lights, street lights, external walls of the building, all leakage of water due to rainwater, electrical lines up to main switches of the flat, the lifts, the damaged ceiling and plaster there are in the top floors, you know, where the terrace के नीचे जो top floor है, वो कई बार damage हो जाता है. Then your security appliances, जो CCTV, intercom, group mobile, whatever, these kind of devices that you are sharing, वो सोसाइटी की जिम्मेदारी बनती है. रेन हार्वेस्टिंग का जो है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो दैट दे विल टेक केयर ऑफ. योर सेवरेज, योर स्टॉर्म वाटर ड्रेन, योर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, देन कॉमन एरियाज नॉट स्पेसिफिकली अलॉटेड में कॉमन एरिया में भी स्विमिंग पूल जहाँ पे है, सौना बाथ है, कैफे हाउस है. तो कई बार हमने देखा है कि पीपल डू अवे विद द स्विमिंग पूल एंड ये सब चीजें, मतलब जो मिडिल क्लास सोसाइटीज है दे डोंट प्रेफर दिस बिकॉज ये बर्डन एवरी मेंबर पे आता है. मतलब यू कैन नॉट से कि आई एम नॉट यूजिंग द स्विमिंग पूल, बट इफ इट इज अवेलेबल तो उसका खर्चा आपके अकाउंट में लगने वाला ही है. एट द सेम टाइम दी पार्किंग लॉट्स जो है जिसका आप भाड़ा भर रहे हो, उस पार्किंग लॉट की देखभाल और मेंटेनेंस का जिम्मा ये सोसाइटी का ही होता है. सो यू कैन नॉट गो एंड स्टार्ट ब्रेकिंग योर पिलर्स ऑफ द पार्किंग लॉट सेइंग कि मैं तो भाड़ा भरता हूँ, ये मेरा है, मैं जैसे चाहूँ उसको करूंगा. यू कैन नॉट टच दैट बिकॉज दैट इज सोसाइटीज प्रॉपर्टी. सो एनी काइंड ऑफ रिपेयर्स टू दोज पिलर्स ऑफ द पार्किंग लॉट is society's responsibility and only they are authorized to repair it. Then the common parking spaces also obviously with them, solar and alternate energy devices again with them, garden, community hall. So whatever common amenities which are there, they are supposed to be looked after by the society management and वो खर्चा सर्विस चार्जेस करके आप पे लेवी किया जाएगा और आपके पैसे से ही वो सारा मेंटेन किया जाएगा. Now 68B also talks about all the repairs not covered in the bylaw 158A shall be carried out by the members at their cost. In short, the expenditure to the internal leakage due to toilet, sink, etc. should be borne by the concerned flat owners. मतलब फ्लैट के मतलब ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर there are hundreds of litigation matters in the courts lying कि थर्ड फ्लोर में से सिंकिंग में से सेकंड फ्लोर के घर में पानी गिर रहा है, टॉयलेट इज सीपिंग, योर वॉश बेसिन इज सीपिंग, योर किचन में से पानी नीचे जा रहा है. ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम देखते हैं. तो वहां पे इट इज नॉट कवर्ड बाय द सोसाइटी, इट इज टू बी कवर्ड बिटवीन द टू मेंबर्स हु आर स्टेइंग अप एंड डाउन. Bylaw 61(9) says that payment to the society charges, the secretary of the society shall prepare the demand bill notice in respect of the charges of the society payable by the members on the basis of this bylaw number 70A and issue the same to all the members on or before the date fixed by the committee in that behalf. Every member of the society shall pay the amount mentioned in the bill demand notice in full within such period as may be fixed by the committee.